लेक्चर ऑन क्लासेस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता ढिल्लो, जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू की एमए हिस्ट्री, और हमारा टॉपिक है MHI 101। राइट, इसका नाम है प्राचीन एंड मध्ययुगीन समाज, यानी कि एंशिएंट में हमारा समाज कैसा था। यानी प्राचीन से, स्टार्टिंग से, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तब से लेकर मध्ययुगीन समाज तक आपका समाज कैसा था, उसके बारे में हम इस बुक में पढ़ेंगे। और हमारा जो टॉपिक है दैट इज यूनानी साम्राज्य। ओके, हम लोग फारसी साम्राज्य और रोमन साम्राज्य कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा प्राचीन यूनानी साम्राज्य। राइट, तो हमें एम्पायर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। ठीक है, बारी बारी से हम इसके टॉपिक्स को पढ़ेंगे। देखिए, ये आपका जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। इसमें है आपका 4th नंबर पे है फारसी साम्राज्य, और दूसरा है प्राचीन यूनानी साम्राज्य में अभिजात और किसान वर्ग के परस्पर संघर्ष का वर्णन कीजिए, लोकतंत्र के उद्भव का। राइट, तो आपके ये जो 2 क्वेश्चन है ये हमेशा किसी न किसी साम्राज्य से, एम्पायर से जरूर आएंगे। बाकी जो स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है इसमें कांस्य युगीन सभ्यता का आता है। राइट, तो अभी हम पढ़ेंगे आपका यूनान। रोमन साम्राज्य में आपको पढ़ा चुकी हूँ। राइट, आज का हमारा टॉपिक है यूनानी साम्राज्य। यूनानी साम्राज्य क्या होता है कि भारत के एकदम जस्ट बगल में ही साइड में जो है आपका यूनानी साम्राज्य था। राइट, ऐसे करके ये आपका ये है, तो यहाँ पर आपका पूरा ये यूनानी साम्राज्य था। ठीक है, यूनानी था, फिर यहाँ पर ईरान था, फिर इराक था, नीचे इधर आपका भूमध्य सागर था, और फिर यहाँ पर अरब था। राइट, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि यूनानी साम्राज्य क्या होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो यूनानी साम्राज्य सबसे प्राचीन आपका एम्पायर है, क्योंकि उसमें हमने जो रोमन साम्राज्य और फारसी साम्राज्य हमने पढ़ा है वो 330 ईसा पूर्व था, लेकिन ये उससे भी पुराना है यूनानी साम्राज्य। राइट, तो ये आपका 26 ईसा पूर्व से 26 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक का आपका साम्राज्य है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था कि मिनोआई सभ्यता। ठीक है, मिनोआई सिविलाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। मिनोआई सभ्यता प्राचीन सभ्यता है, और यह सभ्यता क्रीट, कहीं पर क्रेते हिंदी में लिखा है और क्रीट आपको इंग्लिश में बोलना है, द्वीप के सम्मुख विकसित हुई थी, और जो लगभग 27वीं सदी ईसा पूर्व से 15वीं सदी ईसा पूर्व तक फूली है। 27वीं सदी ईसा पूर्व यानी कि 2600 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक ये आपकी सभ्यता थी। उसके बाद 1000 ईसा पूर्व के बाद तो आपका लोह युग आ गया था। राइट, तो इस सभ्यता का नाम जो राजा मिनोस के नाम पर रखा गया। राइट, तो इन सभ्यताओं का हमें पता कैसे चला 2600 ईसा पूर्व, तो हमारे को पुरातात्विक जो खोज हुई है उससे हमें पता चला है, जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं उनके द्वारा हमें पता चला है कि यूनानी साम्राज्य यहाँ पर एक साम्राज्य था। राइट, तो उसमें जो हमें लिपि जो मिली है, लीनियर ए लिपि मिली है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। राइट, तो आपका ये जो आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। राइट, मेरे जितने भी आंसर है, जितने भी वीडियो लेक्चर हैं, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, और आपको पूरा कंप्लीट MHI 101 आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। राइट, ये फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट बुक है आपकी MHI 101। ओके, आई थिंक इट इज विजिबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह अपनी उन्नत वास्तुकला, जटिल महल और परिसरों और जीवंत कला के लिए मानी जाती। खुदाई के दौरान यहाँ पर जो पत्थर मिले हैं, जिस तरीके से जो घर मिले हैं, उससे पता चलता है कि यहाँ की वास्तुकला बहुत ही उन्नत थी। ओके, तो सबसे पहले आई थी आपकी फर्स्ट नंबर पे आई थी मिनोआई सभ्यता, तथा खुदाई के दौरान मिली लीनियर ए लिपि जो है के नाम से जाना जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ओके, इस सभ्यता का पतन का कारण है कि दक्षिण एशियन में उठे ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट, ज्वालामुखी आता भयंकर विस्फोट होता है, तो उससे इस सभ्यता का अंत हो गया। जो थोड़े बहुत लोग बचे थे वो क्रेते की तरफ को बसने चले गए। राइट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ, मैं आपको आंसर क्योंकि बिकॉज मैं इसको एक्सप्लेन बोर्ड में भी कर सकती हूँ, बट इतने 6 पेज का आंसर है, 6 पेज को बोर्ड में डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट हो जाता है। इससे आपको जो है राइट एकदम एग्जैक्ट आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या लिखना है यूनानी साम्राज्य के अंदर, अगर यूनानी साम्राज्य में क्या था, कैसे समाज था, किस तरीके से अभिजात वर्ग और किसान वर्ग के बीच में विद्रोह हुआ था, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। राइट, उसके बाद जब उसका अंत हो गया मिनोआई सभ्यता के बाद माइसिनियाई सभ्यता स्टार्ट हुई। वहां पर माइसिनिया सभ्यता का हमने उसको नाम दे दिया है बिकॉज
वहाँ पर जैसे एक सभ्यता खत्म हुई है तो वहाँ पर जो लोग बचे थे उन्होंने दोबारा वहाँ पर जीवन अपना शुरू किया है। तो यूनान की माइसीनियन, कहीं पर इंग्लिश में माइसीनियन है और माइसीनियाई सभ्यता है, लगभग 1900 से 1100 ईसा पूर्व तक थी। ग्रीक संस्कृति की शुरुआत माना जाता है। ग्रीक यानी कि यूनान। ओके, तो यह अपने सैन्य कौशल और लीनियर बी लिपि के लिए जानी जाती है। लीनियर बी लिपि है जिसे थोड़ा बहुत पढ़ा जा सका है। तो इस लिपि का माइकल वेंट्रिस ने पढ़ा है 1952 में। 1952 में इस लिपि को पढ़ा जा चुका है। इस सभ्यता की जानकारी हिनरिच श्लेमेनन के द्वारा प्राप्त हुई है। ओके, ये सारा आपकी बुक का भी है और मैंने कुछ कहीं से दूसरी बुक्स भी जो टैली करी हैं उनसे ही आपका आंसर बनाया है। राइट, आपकी बुक का है ये पूरा आंसर। इस सभ्यता में जो जो बस्तियां थी वह अलग अलग राज्यों में थी और उन पर शासन भी अलग अलग सरदारों का था। राइट, तो क्या हुआ कि जैसे रोमन साम्राज्य में हमने पढ़ा है और फारसी साम्राज्य में पढ़ा है कि डेरियस था, और रोम में आपका जो राजा था वो क्या था कि एक राजा जो था वो पूरे राज्य को संभाल रहा था। लेकिन जो यूनान की सभ्यता है, याद रखिएगा, यूनान में अलग अलग राज्य बन गए और अलग अलग राज्यों के अलग अलग सरदार थे। ठीक है, यूनान एक ऐसा नहीं था कि पूरे यूनान का एक ही किंग हो, एक ही राजा हो, तो एक ही राजा के द्वारा उस पर शासन किया जा रहा हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट अलग अलग राज्य थे यूनान के अंदर। ये डिफरेंस है यूनान में और रोमन में और फारसी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता में जो जो बस्तियां थी वो अलग अलग राज्यों में थी और उन पर शासन भी अलग अलग सरदारों का था। ये सरदार शाही किलाबंद महलों में रहते थे। नौसोस और फिसरिस में महल के खंडर मिले हैं, महलों के खंडर भी मिले हैं। और यहाँ का समाज वर्ण व्यवस्था पर बटा था। वर्ण व्यवस्था यानी कि क्लासिफिकेशन, जो वर्ग था अमीर गरीब के हिसाब से ये समाज बटा हुआ था। किसका? यूनान का। ओके, तो शासकीय संभ्रांत वर्ग में शक्तिशाली योद्धा आते थे। याद रखना कि एरिस्टोक्रेसी जिसे बोलते हैं, संभ्रांतवादी जिनके पास पैसा था और जो थोड़े अमीर थे, ठीक है, तो वो शक्तिशाली योद्धा थे। और कुलीन वर्ग विस्तृत नौकरशाही को शामिल किया जाता था। नौकरशाही का मतलब होता है कि अपने हर काम के लिए वो क्या रखते थे? नौकर रखते थे। राइट, तो गुलाम रखते थे अपने हर काम के लिए, हर चीज के लिए। तो वे बड़े पैमाने में विदेशी व्यापार में संलग्न थे। सारी सभ्यताएं थी, आपस में व्यापार होता था। आप इसमें पढ़ेंगे कि आपने पढ़ा होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, वो भी आपस में क्या करते थे? व्यापार करते थे। व्यापार इन द सेंस कि सामान के बदले सामान को ट्रांसफर करते थे। ठीक है, तो उसको बार्टर व्यवस्था कहते हैं, जिसमें कि सामान के बदले सामान लिया जाता था। तो व्यापार जो था वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो गया था। आपका 3200 ईसा पूर्व से ही व्यापार स्टार्ट हो गया था। वे बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार करते थे और इनकी आयात की वस्तुएं, यानी कि जिससे हम, आयात का मतलब होता है जिसे हम जो है लेते हैं, ठीक है, सोना चांदी और टिन। और जो निर्यात करते थे वो था तेल, मिट्टी के बर्तन और कपड़े। राइट, आयात करना मतलब वापस किसी से वहां से मांगना, और निर्यात का मतलब देना। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है माइसीनियाई सरदारों को जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार के मकबरों में दफनाया जाता था। आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। जिन मकबरों में प्राप्त धन, जिस तरीके से वो उनका जो शवाधान था, यानी कि जो राजा या सरदार जो था वो मरने के बाद उसको जिस तरीके से दफनाया जाता था, उसके साथ ये हमेशा पुरातात्विक में मिला है कि उनके मकबरों में कुछ कलाकृतियाँ, कुछ बर्तन, कुछ सोना चांदी, इस तरीके का सामान भी उनके साथ दफनाया जाता था। तो उसी के आधार पर अनुमान लगाया जाता था कि सरदार बहुत सा धन होता था, कि किसके पास कितना धन है। राइट, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। विभिन्न दस्तावेज मिले हैं और खुदाई में जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग लिखना जानते थे। लिखना जानते थे इन द सेंस उन्होंने एक लिपि बनाई थी, और लिपि में क्या होता था? छपे हुए होते थे अक्षर। मतलब किसी जानवर की फोटो या उनकी साइन लैंग्वेज जो थी वो थी, तो उसको लीनियर बी लिपि कहते हैं और उसको लीनियर बी लिपि के नाम से जाना जा सका। और यह सभ्यता 1100 ईसा पूर्व तक कायम रही, और फिर कांस्य युगीन सभ्यता के समाप्त होने के साथ साथ यह सभ्यता भी समाप्त होने लगी। ओके, मैंने कहा था कि आपको पढ़ाया होगा कि
कांस्य युगीन सभ्यता जो है वो 1000 ईसा पूर्व तक कांस्य युगीन सभ्यता थी। 1000 ईसा पूर्व के बाद जब लोहे का आविष्कार हुआ तो लोह युगीन सभ्यता आ गई, यानी कि आयरन एज आ गई। और ये वाली जो है 1500 यानी कि बिफोर 1000 BC, तो आपकी कांस्य युगीन यानी ब्रोंज एज थी, जिसमें कांस्य का प्रयोग किया जाता था। तो कांस्य कैसे बनता है? कांस्य बनता है आपका टिन और प्लस तांबा से, राइट। टिन और तांबा को मिला के कांस्य बनता है और जिससे कांस्य युगीन सभ्यताएं बनी हैं। तो 1100 ईसा पूर्व तक जब तक कांस्य युगीन सभ्यताएं थी तब तक ये थी। उसके बाद कबीलाई देशांतरण शुरू हो गया, यानी कि लोग एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने लगे हैं। तो माइसिनियाई सभ्यता के पतन का कारण था डोरियाई हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में आपका डोरियन लिखा हुआ है। डोरियन के आक्रमणों को भी माना जाता है, जैसे कि कोई दूसरी जाति के लोग, दूसरे समुदाय के लोग आक्रमण करते रहते हैं तो वो वहाँ से क्या करते हैं, अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाके बसने लगते हैं। उसी को ही कबीलाई देशांतरण कहते हैं। तो कांस्य युगीन सभ्यताएं में दो थी आपकी, एक थी आपकी मिनोआई सभ्यता, माइसिनियाई सभ्यता, और दूसरा थी मिनोआई सभ्यता, राइट। उसके बाद हमारा जो इसके अंदर आ जाता है यूनानी साम्राज्य में अंधकार युग जिसे बोलते हैं, ये 1100 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक था। 1000 ईसा पूर्व के आसपास आपका ये लोहे का आविष्कार हो गया था, लोह धातु बन गई थी जिसे कि आयरन एज कहा जाता है, राइट। आयरन एज कहा जाता है। उससे पहले जो था वो आपका ब्रोंज एज था, कांस्य युगीन सभ्यताएं, ठीक है। उसके बाद इसको आधुनिक युग, अंधकार युग को होमरिक युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसको अंधकार युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस समय ऐसा राज्यों के बीच में इतना बड़ा मतलब समस्या थी, इस तरीके से लोग आपस में लड़ रहे थे कि उनको मतलब कुछ भी लिखने का टाइम नहीं मिल रहा, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी साहित्यिक या लिखित भौतिक प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए उसको अंधकार युग कहा जाता है। तो इस समय की जानकारी के स्रोत पर कम उपलब्ध हैं, इसलिए इसे अंधकार युग माना जाता है। मतलब यहाँ पर स्रोत कम मिले हैं। क्यों मिले हैं? तथा इस दौरान कला, साहित्य तथा विज्ञान में बहुत कम प्रगति हुई, यानी कि जो वहाँ पर जो डेवलपमेंट थी उस समय कम हुई साहित्य, विज्ञान, कला में। मतलब व्यापारिक तौर पे तो बढ़े, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, साहित्यिक की और विज्ञान की तरफ। बौद्धिक और सांस्कृतिक गिरावट आई। इस युग में सिर्फ 2 काव्य लिखे गए, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व के बाद जब लोह युग आया तो उसमें काव्य लिखना शुरू हो गया, जिसे इलियड और ओडिसी जिसे कहा जाता है, 2 काव्य थे, राइट। और जिसे प्राचीन यूनानी कवि होमर ने लिखा था, इसलिए इसको होमरिया युग कहा जाता है। ओके, ठीक है। आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बहुत बड़ा आंसर है यूनानी साम्राज्य। उसके बाद आता है कि इस समय लोग छोटे छोटे समुदाय में रहते थे और आपस में युद्ध करते रहते थे और संघर्ष करते रहते थे। यानी कि जो ये पूरा यूनान था, यूनान में जो छोटे छोटे जो राज्य थे और उनके जो सरदार थे, ठीक है, ये आपस में क्या करते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे, ठीक है। और एक को हराया उसका अपने में ले लिया, दूसरे को हराया उसका अपने में ले लिया। मतलब ये इंडिपेंडेंट राज्य थे यहाँ पर, किसके अंदर, यूनान के अंदर। तो इस युग में व्यापार और शहरीकरण में गिरावट आई और लोग शहरों को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जाने लगे, ठीक है। हमने पढ़ा है कि पहले जब हड़प्पा सभ्यता आई, सिविलाइजेशन आई और मेसोपोटामिया आई, मिस्र आई, उसमें सबसे पहले क्या हुआ था, नगरीयकरण आया था, ठीक है। पहले नगर बसे थे, उसके बाद ग्रामीण सभ्यता आई थी, तब जाके ग्राम बसे, ठीक है। तो पहले नगरीय व्यवस्था आई थी, नगरीकरण हुआ था, फिर बाद में ग्रामीणकरण हुआ था। ये मेन टॉपिक है हिस्ट्री का, ठीक है। विदेशी आक्रमण भी होने लगे, जिससे अस्थिरता आने लगी। इसमें आधुनिक युग में आधुनिक इतिहासकार अंधकार युग के 2 भाग थे, जिसको हमने 2 भागों में बांटा है। 1200 ईसा पूर्व से 1050 तक और दूसरा था 1050 से 800 ईसा पूर्व तक। ओके, तो माइसिनियाई सभ्यता के पतन के बाद समाज में अस्थिरता आ गई और कबीलाई देशांतरण शुरू हो गया और जनसंख्या घटने लगी। लोग ग्रामीण जीवन की ओर बढ़ने लगे, यानी कि अपने अपने गांव बसाने लगे, खेती करने लगे। ओके, कांस्य बनाने के लिए जो टिन और तांबा लेते थे वो बाहरी जगह से मंगाया जाता था। मैंने कहा था ना कि आयात करते थे, लेकिन जो देश में मंगाया जाता था तो उसका व्यापारिक मार्ग बंद हो गया था। जहाँ से वो टिन और तांबा आयात करते थे वो व्यापारिक मार्ग बंद हो गया था, क्योंकि वो क्या करते थे, आपस में संघर्ष करते रहते थे।
तो जब वहाँ पर लोह सिविलाइजेशन आई, यानी कि आयरन एज आई, लोह का संक्रमण हुआ कब? 1000 ईसा पूर्व पे। याद रखिएगा कि 1000 ईसा पूर्व के बाद आपका क्या हुआ? आयरन एज आ गई, ठीक है, यहाँ से। इससे पहले का जो था वो आपका था कांस्य युगीन सभ्यताएं, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था, जो कि टिन और तांबा से मिलकर बनाई जाती थी, जिसे यूनान आयात करते थे। और जब आयात करते थे, व्यापारिक मार्ग खत्म हो गए, तो उन्होंने लो एज आ गई है, लोह का भी उत्पादन होने लग गया। तो लोह इतनी मजबूत धातु थी, तो लोह प्रौद्योगिकी का उदय हुआ, और यूनान में जो है लोहे का भंडार था। यूनान में ऑलरेडी लोहा बहुत ज्यादा था। उसके बाद आ जाता है यूनान में ही पुरातन काल, तीसरे नंबर पर आ जाता है, आई थिंक चौथे नंबर का है पुरातन काल। ओके, तो पुरातन काल 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक आपका पुरातन काल था। इस युग में यूनानी शहरों का विकास हुआ और राजनीतिक और व्यवस्था स्थापित होने लगी, ठीक है। अब 800 ईसा पूर्व था, और भी ज्यादा प्रौद्योगिकी विकास हुआ इसमें, और इंडिपेंडेंट राज्य बनने लग गए, ठीक है। इसमें जो इंडिपेंडेंट राज्य बने दो, एथेंस और स्पार्टा। याद रखिएगा, एथेंस और स्पार्टा ये बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन गए थे, किसके अंदर? यूनान के अंदर। और ये जब दोनों राज्य थे यूनान के अंदर, तो ये दोनों आपस में क्या करते थे? एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे कि मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ, राइट। तो ये दोनों आपस में संघर्ष करते रहते थे, और इनके बीच जो युद्ध हुआ है वो कई वर्षों तक इनका युद्ध हुआ, जिसे कि प्योनिक युद्ध कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं हम। तो 7वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 650 ईसा पूर्व, और 6ठी शताब्दी के अंत यानी कि 599 ईसा पूर्व में स्वतंत्र राज्य बनने लगे, यानी कि मैंने कहा इंडिपेंडेंट राज्य अपने आप बनने लगे, और वो आपसी होड़ में आपस में संघर्ष होता रहता था। तो दो राज्य बने थे, एथेंस और स्पार्टा, और भी अलग अलग कई राज्य बने थे, जिसमें कि नगर राज्य पोलिस भी बना था, उसका भी उदय हुआ। पेसिट्रेटस ने तानाशाही शासन चलाया, और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने चलाया। तो यूनान में किसमें? पोलिस में। यूनान में राजतंत्र से अब राजतंत्र जो था उससे लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र कैसे आ गया? कि जब संघर्ष हुआ किसानों के बीच और अभिजात वर्गों के बीच, तो जो एथेंस का जो राजा था सोलोन, उसने क्या किया कि लोगों को भी प्रशासन में सीट मिलने लग गई है। जैसे लोकतंत्र, आगे पढ़ते हैं हम। लोकतंत्र की और परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया थी, और 8वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक कई चरणों में हुई, जिसमें नागरिकों ने शासन में अधिक भूमिका निभाई। यानी कि जब अभिजात वर्ग और संभ्रांत वर्गों के बीच संघर्ष हुआ, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो छोटे लोग थे, किसान वर्ग के जो लोग थे, उनको भी शासन में, नागरिकों को भी भूमिका निभाने का मौका दिया। तो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए, लोगों में लोगों को राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। यानी कि एथेंस के जो नागरिक थे वो भी अपने उस राज्य के अंदर जो प्रशासन था उसमें भी अपनी सीट वो ले सकते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था किसमें हुआ था? रोम में हुआ था, ठीक है। तो एथेंस जो एक राज्य था उसमें लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र की स्थापना यानी कि जो नागरिक थे उनको भी उसमें सीट मिलने लगी। तो कुछ शासकों ने अपनी शक्ति को सीमित करने के लिए, स्थिरता लाने के लिए लिखित कानून बनाए, जैसे एथेंस में सोलोन जो राजा था उनका, ठीक है, उसने अपने उसमें लोकतंत्र की स्थापना की, राजनीतिक तंत्र हटा दिया। ओके, ठीक है। तो जबकि स्पार्टा दो राज्यों के हाथ में था, कुलीन तंत्र की व्यवस्था थी, अभिजात वर्ग का शासन था, ठीक है। स्पार्टा के अंदर अभिजात वर्ग जो थे, जो अमीर लोग थे, उनका शासन था, जबकि एथेंस में मध्य वर्ग और प्रजातांत्रिक शासन थे, जहां नागरिकों की सभा होती थी, राइट। तो स्पार्टा के अंदर अभिजात वर्गों की सभा होती थी, लेकिन एथेंस के अंदर नागरिकों की सभा होती थी। लोकतंत्र की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो लोकतंत्र में परिवर्तित हो गई, किसके अंदर? एथेंस के अंदर। अब ये जो इनका जो आपस में संघर्ष हुआ है अभिजात वर्ग और इससे, तो जनतंत्र के संक्रमण काल को भी माना जाता है। यही चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में भी आया है कि अभिजात वर्ग और किसान वर्ग के संघर्ष क्या था। तो वो यही था कि उनको भी लोकतंत्र, जनतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है।
इसलिए मैंने यहाँ पर जनतंत्र, लोकतंत्र की जगह जनतंत्र लिखा है। जनतंत्र या लोकतंत्र यानी कि लोगों का संघ, नागरिकों का संघ, जिसमें कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें भी नागरिकों को उसमें एक सीट मिलती है अपने अपने एरिया के हिसाब से। लोग भी कानून बनाने में उसमें भी मदद करने के लिए आए, तो ये प्रशासनिक में भी नगरीय नागरिकों को मतलब भाग ले सकते थे। उसी को जनतंत्र बोलते हैं, जनतंत्र का संक्रमण कहा जाता है। इसके अंदर, यूनान के अंदर, क्योंकि आपका क्वेश्चन है कि प्राचीन यूनान में अभिजात तथा किसान वर्ग के परस्पर संघर्ष का वर्णन कीजिए और लोकतंत्र के उद्भव का, राइट। तो इसमें लोकतंत्र का उद्भव यही है कि वहां पर लोकतंत्र, प्रशासन में लोगों को भी भाग लेने का अधिकार मिल गया। किसके अंदर? एथेंस के अंदर, राइट। तो केवल स्थानीय नागरिक और देसी नागरिक और पोलिस के नागरिकों को ही नागरिक माना जाता था और सभी आजाद लोग नागरिक नहीं थे। यूनान में क्या था कि यूनान में ध्यान से समझिएगा, यूनान में नागरिकों को जो नागरिकरण होता है, जैसे कि आप यहाँ यूनान के नागरिक हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग राज्य थे, सब पे अलग अलग राजा राज करते थे, तो यूनान में नागरिकता लेना बहुत मुश्किल था। नागरिक उसे ही बनाया जाता था जो कि वयस्क पुरुष होते थे, उसको ही नागरिकता का अधिकार था, ठीक है। पहले की बात बता रही हूँ, जनतंत्र से पहले केवल स्थानीय नागरिक, देसी नागरिक और पोलिस के नागरिकों को ही नागरिक माना जाता था। सभी आजाद लोग नागरिक नहीं थे। तो जो स्थानीय नागरिक थे, देसी थे और पोलिस में पहले से रह रहे थे, उन्हीं को नागरिक माना जाता था। इवन महिलाओं को भी नागरिकता प्राप्त नहीं थी, केवल वयस्क पुरुषों को ही नागरिकता प्राप्त थी का विशेषाधिकार था, ठीक है। ये मैंने चीज इसलिए लिखी है क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी बुक का है, टेक्स्ट बुक का है। ओके, आंसर लिखते समय आपको ये चीज इसलिए लिखवाई है क्योंकि वो आंसर जो एग्जामिनर चेक करता है वो कहता है कि बुक का जो समझाया था, जो मेन पॉइंट था वो तो नहीं है, इसलिए बुक, आपकी जो बुक टेक्स्ट बुक है उसके भी मेन पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं। ओके, जहां तक कि पोलिस के मूल निवासी नहीं है, उन्हें भी नागरिकता का अधिकार नहीं था। जो पोलिस में बहुत पहले से रह रहे हैं उनको भी नागरिकता का अधिकार नहीं था। केवल आधिकारिक नागरिकों को ही जमीन रखने का अधिकार था और वो ही सैन्य सेवा प्रदान करते थे। यानी कि जो अभी जो वयस्क पुरुष थे, यानी कि जिनको नागरिकता प्राप्त थी, वो ही सैन्य सेवा देते थे। यूनानी राज्यों के पास पेशेवर स्थायी सेना नहीं होती थी, वो क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं थे यूनान के पास कि वो एक पेशेवर सेना रख सके। तो राज्यों के पास सेना रखने के लिए स्थायी संसाधन उपलब्ध नहीं थे और राज्यों के सभी वयस्क नागरिकों को राज्य के लिए सैनिक सेवा करनी होती थी। अब जो वयस्क नागरिक हैं वही भाई सेना लेकर आएंगे। अब वो सेना कहाँ से लाते हैं? वो सेना लेकर आते थे किसानों को। वही किसान खेती करते थे, उन्हीं को ही वो सैनिक बनाने के लिए, युद्ध के लिए तैयार कर लेते थे और सेना के लिए अपने पैसों से ही वो हथियार भी खरीदते थे। और इस सेना के मध्यवर्गीय किसान शामिल थे। इस सेना में मध्यम वर्गीय किसान शामिल थे। इन सेना में मध्यवर्गीय किसान शामिल थे और यूनानी सेना मुख्य रूप से किसान नागरिकों की सेना थी। जो किसान नागरिक थे वही सेना में भी भर्ती होते थे और जो पोलिस के नागरिकों को मत देने और सभा में भाग लेने का अधिकार था। इसीलिए जो वयस्क नागरिक थे और उन्होंने जो किसानों को सेना में रखा हुआ था, क्योंकि उन्हें सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, इसीलिए अभिजात वर्ग और किसान वर्ग दोनों के बीच आपस में संघर्ष होते रहते थे। सोलोन ने अपने नागरिकों को 4 वर्गों में बांट रखा था। सोलोन यानी कि जो एथेंस का राजा था, उसने अपने नागरिकों को 4 वर्गों में बांट रखा था। अब ये कैसे बांट रखा था, ये आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको जो है बांटा है, बिकॉज जो बुक का है उसके पॉइंट्स को भी लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लैंग्वेज में तो कुछ लिख रहे हैं, लेकिन जो बुक के मेन पॉइंट्स है ये आपकी बुक में दे रखा है कि उनको मेदिनाई गेहूं के अकॉर्डिंग बांटा जाता था, राइट। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का है। जिनके पास 500 मेदिनाई गेहूं होते थे वो उच्चतम स्तर के थे, उनको पेंटेकोसी मेदिनाई कहा जाता था। ओके, तो उसके बाद जो सेकंड है, जिनके पास 300 मेदिनाई गेहूं होते थे तो उनको हिप्पिस कहा जाता था। इन वर्ग के नागरिकों के पास घोड़े होते थे तथा वह सेना में घुड़सवार के रूप में सेवा करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आपको ये कंप्लीट पढ़ना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ढूंढ के निकाले हैं आपकी बुक से और दूसरी बुक्स को भी रिफर करके। ओके, तो इसलिए इनको आप इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते रहिए, ये आंसर आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेगा।
ओके। तो हिप्पिस इन वर्ग के नागरिकों के पास घोड़े होते थे तथा वह सेना में घुड़सवार के रूप में सेवा करते थे, जिनके पास 300 मेदियाई होते थे। और जिनके पास 300 मेदियाई से कम गेहूं होते थे, है ना, मतलब कम पैसा, मतलब धन होता था, तो वो उनको ज्यू गिटे कहते थे। क्या कहते थे? ज्यू गिटे। वे लोग थे जिनकी आय 300 मेदिनियाई गेहूं थी, और 300 मेदिनियाई गेहूं से कम थी, सॉरी। ठीक है। तो ये पैदल सेना के रूप में काम करते थे। जिनके पास घुड़सवार थे उनको हिप्पिस कहा जाता था, और जो पैदल सेना थी उनको जुगिटे कहा जाता था। और थेट्स जो होते वो निचला वर्ग होता था, जिसमें सबसे गरीब नागरिक शामिल थे, और जिनकी आय 200 मेदिनियाई गेहूं से भी कम थी। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मीन्स सोलोन ने अपने नागरिकों को बांट रखा था वर्गों के अकॉर्डिंग। ओके, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए साथ साथ। और सोलोन ने इस वर्ग के लिए ऋण दास्ता को समाप्त कर दिया, और उन्हें मतलब सोलोन ने इस वर्ग के लिए जो ऋण दास्ता थी उसको समाप्त कर दिया, और उन्हें सभा में मतदान करने का अधिकार दिया, और हालांकि वे सार्वजनिक पदों के लिए योग्य नहीं थे। अब जब ये चार वर्गों में आपस में लोग बटे हुए थे, और जो अभिजात वर्ग था वो इनसे, किसान के पास जो कम थे, जिनसे वो मजदूरी कराते थे, किसानों से जो जिनके पास ऋण देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, ऋण लेते थे, तो सोलोन ने इनको 4 वर्गों में बांटा, और इनको क्या किया? इनका ऋण माफ कर दिया, और उनको मत देने का अधिकार दे दिया, और प्रशासन में उनको सीट दिलाई। इसे ही जनतंत्र का संक्रमण कहा जाता है। राइट, इसे क्या कहा जाता है? इसे जनतंत्र का संक्रमण कहा जाता है, जो कि आपकी बुक की लैंग्वेज, क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज में था। ठीक है। तो आपके बुक में तो है नहीं, टेक्स्ट बुक में जनतंत्र का संक्रमण टाइप का वर्ड नहीं है, उसमें सिर्फ आपको लिखा है कि जनतंत्र कैसे आया यूनान के अंदर। तो इस तरीके से आया था, सोलोन लेकर आया था अपने एथेंस में। राइट। उसके बाद है ये, मतलब क्वेश्चन जब आपका पेपर में बनेगा तो कहीं से भी आ सकता है, जनतंत्र का संक्रमण, क्लासिक युग, पुरातन युग, इस टाइप के भी कुछ शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए उसके बाद आपका आ जाता है आई थिंक 5th नंबर का, यूनान साम्राज्य। सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा आंसर है ये। ठीक है, क्लासिक युग। नाम से ही पता चल रहा है क्लासिक युग है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो क्लासिकल है, यानी कि साहित्य में, विज्ञान में उस तरक्की हुई है, वास्तुकला में तरक्की हुई है, वास्तुकला में प्रगति है वो हुई है, इसलिए इसका नाम क्लासिक युग रखा है, जिसे शास्त्रीय युग कहा जाता है। सॉरी। फारसी युद्ध के बाद से लेकर सिकंदर महान की मृत्यु तक लगभग 480 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक ये क्लासिक युग चला। तो याद रखना कि सिकंदर जो है वो यूनान के ही राज्य में पैदा हुआ था। कौन से राज्य में हुआ था, अभी हम आगे पढ़ते हैं। यह काल अपनी महान राजनीतिक उपलब्धियों जैसे एथेंस का स्वर्ण युग के लिए जाना जाता है, क्योंकि एथेंस में क्या हो गया था? लोकतंत्र का निर्माण हो गया था, लोकतंत्र स्थापित हो गया था, और वहां पर स्वर्ण युग आ गया था। वहां पर कला, दर्शन, वास्तुकला, इन सब में भी प्रगति होने लगी। 480 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व से, जिसे पेरिक्लस युग के रूप में जाना जाता है, इस अवधि में एथेंस कला, दर्शन और वास्तुकला के एक प्रमुख केंद्र बन गया, और अंत में सिकंदर महान की मृत्यु के साथ यह युग समाप्त हो गया। ओके। उसके बाद है स्पार्टा में भी कला और काव्य में प्रचुर उन्नति हुई। स्पार्टा अपनी सैन्य शक्ति के बल पर क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहता था। स्पार्टा के पास अपनी सैन्य शक्ति थी। ओके, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए साथ साथ। उसके बाद आता है नेक्स्ट, एथेंस और स्पार्टा के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था, और एथेंस और स्पार्टा के बीच एक लंबे और विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसे पेलोपोनियस युद्ध कहा जाता है। याद रखिएगा, पेलोपोनियस युद्ध एथेंस और स्पार्टा के बीच हुआ, और एथेंस और स्पार्टा यूनान के ही स्वतंत्र राज्य हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका बेसिक है सेकंड ईयर के लिए। जब आप एमए सेकंड ईयर MHI 103 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये पढ़ना जरूरी है। पेलोपोनियस युद्ध, ठीक है। फारसी साम्राज्य ने भी यूनान के साथ कई बार युद्ध किए और हमेशा करता रहा, जिसे ग्रीक फारसी युद्ध कहा जाता है।
देखिए, पेलोपोनियस युद्ध एथेंस और स्पार्टा के बीच हुआ, जो यूनान के राज्य थे, और ग्रीक फारसी युद्ध जो कि ग्रीक और फारस के, यूनान और फारस के बीच में होते रहे, और फारस जो है यूनान के साथ हमेशा हारता रहा। यूनान में मैसेडोनिया साम्राज्य का उदय हुआ। जैसे ही यूनान में एथेंस और स्पार्टा था, ऐसे ही यूनान के अंदर एक मैसेडोनिया राज्य था, और उसका राजा था फिलिप द्वितीय और रानी ओलंपियास। फिलिप द्वितीय और रानी ओलंपियास का जो बेटा था वही क्या था, सिकंदर था, अलेक्जेंडर जिसे कहा जाता है। तो यूनान के अधिकांश हिस्सों पर उसने, जो फिलिप द्वितीय था, उसने यूनान के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा किया, और बाद में उसका पुत्र जो सिकंदर है, उनका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। किसका, सिकंदर का जन्म हुआ था, और सिकंदर 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जिसने अपने इस यूनान साम्राज्य को आगे बढ़ाया। सिकंदर ने, क्योंकि यूनान भारत के बिल्कुल इधर था, ठीक है, सिकंदर ने यूनान भारत पर भी कई राज्यों पर कब्जा किया, और यूनान और इंडो और यूनानी, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडो यूनानी राज्य बन गए थे यहाँ के। ठीक है, और फिर यहाँ पर कौन सा आया था, कर्ण वंश आ गया था भारत का जो था मौर्य, उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद कर्ण वंश आया था इधर। ठीक है, यूनान के ही इधर, इंडो यूनानी। और यूनान का ही जो एक राजा था जिसे कहते हैं मिलेंद्र, है ना, मिलेंद्र, जो उसने भी भारत पर कब्जा करा था, लेकिन उसने बौद्ध धर्म ले लिया था। ठीक है, तो ये चीज आपका बेसिक है, किसके लिए, एमए सेकेंड ईयर के लिए। समझ आ गई। तो मैसेडोनिया में ही सिकंदर का जन्म हुआ था, और सिकंदर ने ही कई राज्यों पर अपना कब्जा किया, और उसकी लेकिन बट मृत्यु जल्दी हो गई थी। 356 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये जो पेलोपोनियस युद्ध, ग्रीक युद्ध, ये सब आपका एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर के लिए बेसिक है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, क्योंकि आपकी जो बुक है इसके अंदर आपके तीनों साम्राज्य मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, और तीनों साम्राज्य की मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसे ध्यान से पढ़िएगा। हो सके तो इसके साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी आई थिंक आपने ले लिया होगा। वैसे आपको ये मेरे इंस्टाग्राम जो चैनल है उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये देखिए, फारसी साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य और रोमन साम्राज्य, ये तीनों साम्राज्य आपका बेसिक है, किसके लिए, एमए सेकेंड ईयर के लिए। इसलिए इन तीनों टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जो आपका बेस बन जाएगा एमए सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आई होप अगर आपको कोई सा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट्स में कर दीजिए, मैं आपके लिए फटाफट उसके लिए वीडियो तैयार करूंगी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।